नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल में जिसका नाम है इकोनॉमिक्स पाठशाला। दोस्तों, हमने 12th इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज शुरू की थी जिसके आज तक हम लोगों ने 3 चैप्टर देखे हुए। आज हम लोग उसका 4th चैप्टर देखने वाले और जिसका नाम है सप्लाई एनालिसिस। सप्लाई एनालिसिस का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये कि जब भी आप इकोनॉमिक्स ये वर्ड देखोगे, सुनोगे, समझोगे या फिर पढ़ोगे और ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में जब भी बात होती है तो इकोनॉमी के सबसे 3 इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है ना, उस जिसके ऊपर इकोनॉमी हमारी खड़ी हो जाती है, वो 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले डिमांड, दूसरा सप्लाई और तीसरा है प्राइस। तो डिमांड एंड प्राइस के रिलेशनशिप हम लोगों ने इससे पहले देखे हुए हैं। तो आज हम लोग सप्लाई क्या है, कैसे है, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ सप्लाई, किसने इन्वेंट किया, व्हाट आर देयर अजम्पशंस एंड व्हाट आर द एग्जेम्पशंस, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। एंड हाउ द सप्लाई अफेक्ट्स द इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ सप्लाई शुरू करते वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ द सप्लाई इन एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। देखो, पहले तो मैं एक बात बताता हूँ। जब मैंने आपको डिमांड बताया तब मैंने आपको बताया था कि एक जो इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी है वो अलग है और हम लोग जो रेगुलर डे टू डे लाइफ में जो वर्ड यूज़ करते हैं उसका मीनिंग स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको डिमांड बताते वक्त बताया था कि आप डिमांड करते हो, एक इकोनॉमिकल डिमांड होता है और एक जनरल डे टू डे लाइफ डिमांड होता है। जैसे कि आपने मम्मी को पानी मांगा, भाई को पेन मांगा, पिताजी से कुछ चीज़ें मांगी। इन दैट केस आपको वहाँ पे कुछ पे नहीं करना है। कि मम्मी बोलती है पानी दिया, चलो 5 रुपये दे दो, भाई बोलता है पेन दिया, अभी 10 रुपये दे दो, ऐसे कुछ है क्या? नहीं। ये जो घर की बात है, हम लोग जहाँ पे नहीं करते वो डिमांड को हम लोग इकोनॉमिकल डिमांड नहीं बोल सकते, दैट इज़ अ जनरल डिमांड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिकल डिमांड, वो डिमांड फुलफिल करने के लिए हमें उसके लिए पे करना पड़ता है। समझ रहे हो आप? उसको हम लोग डिमांड बोलते हैं। सिमिलरली इकोनॉमी में सप्लाई का मतलब, जैसे कि मम्मी ने आपको पानी दिया मतलब सप्लाई किया, भाई ने आपको पेन दे दिया मतलब आपको सप्लाई किया। यू डिमांड देम एंड दे सप्लाई यू, ये था। ठीक है, लेकिन इकोनॉमी में सप्लाई का मतलब ये है कि जो सप्लाई कर रहा है वो पैसे लेके वो दे रहा है। समझ रहे हो आप? वो पैसे लेके वो चीज़ दे रहा है, दैट इज अ सप्लाई। वो देते वक्त वो जो पेमेंट रिसीव कर रहा है वो उसके साथ विलिंगली हैप्पी होना चाहिए कि ठीक है, इतना मुझे पैसा मिल रहा है उस चीज़ के लिए, नाउ आई एम रेडी टू सप्लाई दोज प्रोडक्ट। ये हो गया सप्लाई। समझ रहे हो आप? वो फिर प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, वॉट एवर इट मे बी, वो देने के लिए जो पैसा ले रहा है, दिस कंसेप्ट इज नोन एज सप्लाई इन इकोनॉमिक्स। द स्टडी ऑफ सप्लाई इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज द स्टडी ऑफ डिमांड। जैसे कि हम लोग मैंने लॉ ऑफ डिमांड देखा था, इक्वली इसका इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया इकोनॉमी ये 3 पिलर के ऊपर खड़ा है। कौन सा? डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस। तो हमने डिमांड देखा है तो सप्लाई भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एंड प्राइस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सप्लाई जो कंसेप्ट है ना, दैट इज रिलेवेंट टू टाइम एंड प्लेस। कि जैसे आप 5 साल पहले का सप्लाई की बात नहीं कर सकते। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सप्लाई, दैट इज कंस्ट्रेन विद द टाइम एंड प्लेस। कि कहाँ की बात हो रही है, कौन से टाइम की बात हो रही है एंड व्हाट विल बी द प्राइस फॉर दैट पर्टिकुलर सप्लाई। ये सारी चीज़ों के ऊपर ये सप्लाई जो कंसेप्ट है बेस करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुएल्सन, ये जो कि इकोनॉमिक्स थे पॉल सैमुएल्सन, उनके हिसाब से सप्लाई क्या है? सप्लाई रिफर्स टू द रिलेशन बिटवीन, दोनों के बीच का रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन मतलब दो लोगों पे, वो दो चीज़ें क्या है? फर्स्ट इज द मार्केट प्राइस, ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल। इधर सप्लाई, विलिंग टू सेल और सप्लाई। विलिंग ये क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि मान के चलो कि आप कुछ चीज़ बेच रहे हो, कि आप वड़ा पाव का स्टॉल डाल दिए, मुंबई में बहुत फेमस है, वड़ा पाव का स्टॉल डाल दिए और आपने वड़ा पाव का सर्टन प्राइस रखा हुआ है कि 15 रुपीज़ में वड़ा पाव मिलेगा। और कोई बंदा आता है आपके स्टॉल के ऊपर, दुकान के ऊपर, आपको बोलता है कि 10 रुपये में चाहिए, मुझे 10 रुपये में दे दो, मेरे पास 10 रुपये है। क्या करोगे आप? दोगे? शायद हाँ या शायद ना। आप बोलोगे सर दोनों आंसर क्यों बोल रहे हो? क्यों? क्योंकि अगर जो सप्लाई कर रहा है उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5 रुपये है, तो अगर उसको 10 रुपये में भी देने के बाद भी उसको 5 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। हेलो, MRP था 15, ही इज आस्किंग फॉर
₹10, लेकिन देने के बाद भी अगर ₹5 प्रॉफिट आ रहा है तो सामने वाला शायद बोलेगा ठीक है लेके जाओ। समझ रहे हो आप? लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही अगर ₹12 होगा एंड अगर सामने वाला बंदा ₹10 में मांग रहा होगा तो सेलर बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इन दैट केस उसको ₹2 का लॉस हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये जो विलिंग वर्ड आया हुआ है, ये विलिंग तब आता है जब वो बोलता है ठीक है चलो जाने दो। इन सर्टन केसेस कभी कभी लॉस में भी वो चीज़ दी जाती है। सर्टन केसेस क्यों बोल रहा हूँ? कि कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट है, ख़राब होने वाला है, अगर नहीं दिया तो पूरा ₹15 का लॉस होने वाला है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर ₹2 का लॉस हो रहा है तो बोलेगा ठीक है अभी वैसे भी मैं ख़राब होने वाला था, आप ₹10 में लेके जाओ। सो दीज आर द सर्टन केसेस। तो सप्लाई समझ में आया? व्हाट किसके ऊपर डिपेंड करता है? मार्केट प्राइस एंड अमाउंट ऑफ गुड। अमाउंट मतलब प्राइस ऑफ दैट गुड, इसके ऊपर कितना दे रहे हो, क्या दे रहे हो, विलिंगनेस है नहीं है, ये सारी चीज़ों के ऊपर क्या होता है? सप्लाई डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सप्लाई आता कैसे है, मतलब व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। उसके लिए क्या है? होता ये है कि रॉ मटेरियल कोई भी कॉटन ले लो, जैसे कि मैंने ये शर्ट पहना है, ये शर्ट डायरेक्टली तो नहीं बना है, पहले तो रॉ मटेरियल उसका था कॉटन, उसके बाद कॉटन से ये शर्ट बना है। तो दैट मीन्स व्हाट? रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया। तो पहला क्या होगा? ये सप्लाई प्रोसेस का आउटपुट जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। हेलो, प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल लेगा या प्रोड्यूसर इनपुट डालेगा एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। ये प्रोड्यूसर का काम है। प्रोड्यूसर क्या करेगा? समटाइम्स ही सेल्स, खुद ही सेल देखता है और खुद ही सेल करता है। बट होता है ये नॉर्मली जनरल हमारी डे टू डे लाइफ में, प्रोड्यूसर कोई अलग होता है, सप्लायर कोई अलग होता है। होलसेलर बोलते हैं हम लोग उसको। होलसेल का मार्केट अलग होता है, रिटेल का मार्केट अलग होता है। तो वो प्रोड्यूसर क्या करेगा? किसी और को बेचेगा एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन विल कीप स्टॉक ऑफ दैट प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन द मार्केट डिमांड। मार्केट में डिमांड कितना है, क्या कितना है, वो प्रोडक्ट कितना लगेगा, उसका वो अज्यूमशंस करेगा, कैलकुलेशंस करेगा एंड अकॉर्डिंगली ही विल कीप द स्टॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ प्रोडक्ट का हम लोग स्टॉक नहीं कर सकते, मतलब पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, मतलब जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट, जैसे कि दूध है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। समझ रहे हो? ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा उनकी लाइफ नहीं है, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, उसके बाद वो प्रोडक्ट क्या होते हैं? ख़राब हो जाते हैं। तो उन प्रोडक्ट का डिपेंडिंग ऑन द करंट डिमांड ही क्या किया जाता है? स्टॉक किया जाता है। बट वेरा जो अनपेरिशेबल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि फर्नीचर हुआ, कबर्ड हुआ, मोबाइल हुआ, लैपटॉप्स हुआ, ये जो है ना, ये जल्दी ख़राब होने वाले प्रोडक्ट्स नहीं है। तो उन चीज़ों का डिमांड कितनी होगी इसका फ्यूचर एनालिसिस करके भी स्टॉक किया जाता है कि नहीं इतना डिमांड आ सकता है, देन दे कैन कीप द स्टॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये बीच वाला आइटम क्या है? स्टॉक करना। एंड आफ्टर दैट डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द मार्केट ऑफ द कंज्यूमर्स, द प्रोडक्ट गेट सप्लाई। डिमांड आएगा वैसे उसको क्या किया जाएगा? सप्लाई किया जाएगा। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये 3 प्रोसेस से जाता है। क्या है? आउटपुट, स्टॉक एंड देन सप्लाई। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल मतलब क्या है बताता हूँ। सप्लाई शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, टैबुलर मतलब टेबल होता है, टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग उसको। क्या करते हैं? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। समझो क्या है? प्राइस है और क्वांटिटी सप्लाइड, इनका रिलेशनशिप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे टेबल में। आगे चल के हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले सप्लाई शेड्यूल जो है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला कौन सा है? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल मतलब मैं, आप, टीचर्स, अलग कोई इंडिविजुअल पर्टिकुलर सेलर होगा, दुकानदार होगा आपका, तो अगर उसकी बात करेंगे तो वो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में आ जाएगा। लेकिन दूसरा जो है वो है मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मतलब आप और मैं मिलके, और आप और मैं जैसे और 1000, 2000, 100, 150 जो भी मार्केट में जितने अवेलेबल है, जितने भी सारे को अगर हम लोग मिला के जब वो सप्लाई शेड्यूल में डालेंगे, दैट इज नोन एज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग दोनों भी। ठीक है, पहला कौन सा था? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या है? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रिफर्स टू द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज, वेरियस मतलब अलग अलग क्वांटिटीज ऑफ इंडिविजुअल सेलर। इंडिविजुअल सेलर का वो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में दिखाने वाले व्हाट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट ही इज विलिंग टू सेल एट वेरियस prices during a given period of time.
अलग अलग प्राइजेस होंगे ना उसकी, तो अलग अलग प्राइजेस पे वो क्या क्या सेल करेगा, कैसे सेल करेगा, उसका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो चलो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल देखते हैं। ये जो टेबल है दैट इज ए इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी दिख रहा है एक टेबल में, और दूसरे में आपको क्या दिख रहा है, सेलिंग क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, मतलब कितना वो प्राइस के ऊपर वो प्रोड्यूसर कितना सेल करना चाहेगा। मैंने जैसे आपको बोला जैसे हम लोगों ने डिमांड देखा था, तो डिमांड के वक्त हम लोग क्या करते थे, जितना प्राइस कम उतना हम लोग ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते थे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा मिल रहा है। नॉर्मली यही होता है ना, सेल होता है जब हम लोग क्या करते हैं, प्राइस जैसे ही कम होते हैं भाग के जाते हैं, चलो कितना जितना मिलता है उतना खरीद के घर पे लेके आएंगे। ये टेंडेंसी होती है। वैसी ही टेंडेंसी अपोजिट डायरेक्शन में किसकी होगी, सेलर की, क्योंकि वो बेच रहा है। वो क्या करेगा, जब प्राइस बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। समझ रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेम है। हेलो, जे वड़ा पाव की जो हम लोग बात कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना था, 5 रुपया, और हम लोगों ने वड़ा पाव कितने का बोला था, 15 रुपये पे बिक रहा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ, मार्केट ने पूरे क्या कर दी, प्राइस बढ़ा दी, 20 रुपया हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेगा। ये सर्टन पीरियड के लिए हुआ है, उसको भी पता है सर्टन पीरियड के लिए प्राइस बढ़ा है, तो इतने में हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे ज़्यादा। लॉकडाउन में वैसे हुआ था, बहुत सारे दुकान बंद थे तो किसी का ही चालू था, उन्होंने प्राइस हाइक कर दिए थे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेगा। ये सेलर के साथ होता है। सेलर क्या करता है, जब प्राइस बढ़ेगा वो ज़्यादा प्रोडक्ट सप्लाई करने की कोशिश करता है ताकि मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो यही यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखो, जब प्राइस 10 है तो वो 100 क्वांटिटीज़ क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वो क्वांटिटी बढ़ाते जा रहा है। 20 हुआ 200 कर दिया उसने सप्लाई, प्राइस 30 हुआ उसने 300 कर दिया सप्लाई, प्राइस 40 हुआ उसने 400 सप्लाई कर दिया, और 50 पे 500 सप्लाई कर दिया। समझ रहे हो आप? क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट सेम रखा है। समझ रहे हो आप? प्रोडक्शन कॉस्ट सेम है या थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो सप्लायर क्या करेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके सप्लाई करने की कोशिश करेगा। यही चीज़ हम लोग अभी क्या करेंगे, डायग्राम कैसे आता है उसका वो देखेंगे। देखिए, ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस। चलो इनको नाम दे देते हैं, ओरिजिन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड। जो आप टेबल में देख रहे हो वही फिगर यहाँ पे आपको दिखेगा। नॉर्मली वाई एक्सिस पे प्राइस होता है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई होता है। अभी जब ये इंडिविजुअल का सप्लाई शेड्यूल या सप्लाई कर्व हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो फिगर्स है यहाँ पे हम लोग उसके डॉट डॉट बनाएंगे। अगर और वो सारे डॉट्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे, व्हाट वी गेट, वी विल गेट द सप्लाई कर्व। कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग। समझ रहे हो आप? डिमांड का कैसा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि जैसे प्राइस कम होता है डिमांड ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे जैसे प्राइस बढ़ता है सप्लाई ज़्यादा होता है। तो ये कैसे है, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। याद रखो, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स है ये है, उनको हम लोगों ने ज्वाइन किया तब जाके ये मिला था हमको सप्लाई कर्व। समझ में आया? ठीक है, ये क्या है हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। चलो आगे चल के देखते हैं हम लोग मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल मतलब मैंने आपको बताया था व्हाट इट इज। मार्केट सप्लाई शेड्यूल रिफर्स टू द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज विच ऑल, देखो यहाँ पे वर्ड इंक्लूड होगा, ये क्या, ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज कैसे सेल कर रहे हैं ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये रहेगा हमारा क्या, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। चलो उसका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये जो आपके सामने है ये है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि एक कॉलम में आप देख रहे हो कि प्राइजेस लिखा हुआ है, सेम प्राइजेस जो हम लोगों ने इंडिविजुअल में देखा था, 10, 20, 30, 40, 50। और बाजू में हम लोगों ने क्या किया, 3 डिफरेंट सेलर्स लिए हुए, वो प्राइस पे कितना सेल करेंगे वो उसके चार्ट में दिखा है। जैसे कि ए जो पहले वाला हमारा इंडिविजुअल में था वही है, 100 to 500 वो बेच रहा है। उसके साथ हम लोगों ने बी और सी दूसरा ऐड कर दिया, वो कितना सेल कर रहे हैं वो दिया हुआ है, 100 to 1000 बी सेल कर रहा है, और सी वाला भी 300 to 1000। वो डिफरेंट है उनके, डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटी, डिपेंडिंग ऑन देयर फ्यूचर एनालिसिस, उनको प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, डिपेंडिंग दैट दे आर सप्लाइंग टू द मार्केट। और जो लास्ट कॉलम आप देख रहे हो दैट इज अ मार्केट सप्लाई टोटल, मतलब ए बी प्लस सी का टोटल जो आएगा वो रहेगा पूरे मार्केट का सप्लाई। समझे आप? तो ये है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। अभी इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे कि जैसे कि इंडिविजुअल का ग्राफ कैसे था, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग। हेलो, जैसे प्राइस बढ़ा वैसे सप्लाई बढ़ा, तो मार्केट का क्या टोटल होगा, कैसे होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा या डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा? मेरे बताने से पहले आप कमेंट में लिख दो, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा।
ठीक है। वैसे आप अभी आप हम लोग जो ग्राफ देखेंगे उससे आपको पता चलेगा अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो चलिए ये आ गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन लिख देते पहले, देन एक्स एक्सिस लिखते हैं, उसके बाद हम लोग वाई एक्सिस लिखेंगे और साथ ही में प्राइस वाई एक्सिस पे आता है, क्वांटिटी सप्लाई एक्स एक्सिस पे आता है। जो फिगर वहाँ पे दिखा है वो आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। 500 to 2500 ये हमारे क्वांटिटी सप्लाइड है और 10 से लेके 50 तक हमारा क्या है, प्राइस जो इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे आप 10 के ऊपर 500 है उसको आप डॉट कर दीजिए, 20 के यहाँ पे 1000 है उसको एक छोटा सा डॉट करिए, 30 के यहाँ पे 1500 क्वांटिटी सप्लाई हुआ है टोटल मार्केट का, वहाँ पे एक डॉट कर दीजिए। 40 जब प्राइस था तब 2000 क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है, वहाँ पे एक डॉट कर दीजिए। और जब 50 था तब 2500 क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है, वहाँ पे अगर आप डॉट करोगे तो आपको मिलेगा ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। आप बोलोगे डॉट तो है नहीं, ये रहे डॉट्स, जो 10 पे 500, 20 पे 1000, 30 पे 1500, 40 पे 2000 एंड 50 पे 2500। ये अगर आप ऐसे ज्वाइन करोगे तो हर बार कोई भी नॉर्मल जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग ही होता है। तो ये हमारा क्या है, मार्केट सप्लाई कर्व। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उसके पहले क्या होता है पता है, आप पूरा वीडियो देखने के बाद भूल जाते हो, क्योंकि एंड में आपको लगा रहे चलो ख़त्म हो गया चलो बंद कर दो, ऐसे हो जाता है। तो एक काम करो, बीच में थोड़ा एक ब्रेक लेना होता है 10-20 मिनट बाद। तो ये जो हमारा ब्रेक है इसमें आपको एक काम करना है, अभी तक जो भी वीडियो बनाए सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आपके हिसाब से आराम से उसको देखना है। पसंद आए तो ये लाइक करना है, आपको शेयर करो ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो जाए। और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में बताते चलो, एक एनर्जी मिलती है, बूस्ट मिलता है। जैसे कि अभी ये लेक्चर सीरीज़ खत्म होने के बाद बहुत बच्चों ने डिमांड किया कि पब्लिक फाइनेंस का लेक्चर सीरीज़ शुरू करो, तो वो भी शुरू करने वाला हूँ। लेकिन आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए रहता है, जो कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से मिल जाता है। कमेंट भी किया करो, अच्छा लगता है। बहुत सारे कमेंट पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को लेक्चर्स पसंद आता है। तो आपका ये जो सपोर्ट रहता है वो हमको मोटिवेट करता है जल्दी से जल्दी और ज़्यादा लेक्चर्स आपको देने के लिए, ठीक है। तो करना भूलना नहीं आपको, इसीलिए मैंने बीच में बोला है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का जो पार्ट है दैट इज़ अ डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, कि सप्लाई किस चीज़ों की वजह से डिटरमाइन किया जाता है, कि सप्लाई को कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। चलो 1 by 1 हम लोग एक एक चीज़ देते हैं। सबसे पहला जो है वो है प्राइस। देखो डिमांड जो हमारी होती है, हम लोग कोई भी मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या पूछते हैं, उसका प्राइस क्या है। आर यू एग्री विथ मी? वैसे ही जब सप्लाई किया जाता है तो सप्लायर के लिए भी प्राइस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि डिमांड करते वक्त कंज्यूमर के लिए है। क्यों? क्योंकि जो प्राइस चल रहा है उससे अगर उसको प्रॉफिट नहीं अर्न हो रहा है, इधर उसका कॉस्ट कवर नहीं हो रहा है, तो वो सप्लायर सप्लाई नहीं करेगा। हेलो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि मेरे पास जितने पैसे हैं उसमें अगर प्रोडक्ट नहीं आ रहा है तो एज ए कंज्यूमर मैं खरीद नहीं सकता हूँ। वैसे ही जो कंज्यूमर प्राइस उसका पे करने के लिए रेडी है, उसमें अगर मेरा कॉस्ट कवर नहीं हो रहा है, मुझे प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है, तो सप्लायर आइदर प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो सेल नहीं करेगा। तो प्राइस इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर बोथ। डिमांड के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, सप्लाई के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है क्या है, यह है टेक्नोलॉजी। उस हाथ में दिख रहा है आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजी। एक ज़माना था, मतलब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 12th का, आप लेक्चर देख रहे हो, आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो। जब मैं 12th में था तो मुझे पता नहीं, मतलब यूट्यूब उस वक्त था या नहीं था, 2003 की बात है। तो मतलब मैं तो देखा नहीं था, बट यूट्यूब एग्जिस्ट कर रहा था शायद, बट इतना फेमस नहीं था कि हम लोग वहाँ पे लेक्चर या अदर चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि आप ये मेरा लेक्चर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत जगह पे देख सकते हो। वैसी सुविधा उस वक्त नहीं थी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो होती है ना, वैसे वैसे सप्लाई बढ़ते जाता है। जैसे कि मैंने ये चैनल जब शुरू किया था, देयर आर वेरी फ्यू क्रिएटर्स हु ट्राई टू मेक देयर वीडियोस एंड अपलोड ऑन द यूट्यूब। बट आज की डेट में बहुत सारे आपको ट्यूटर मिल जाएंगे, एडुकेटर मिल जाएंगे, जिनके वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। सो एज टेक्नोलॉजी ग्रोज द सप्लाई ग्रोज। वहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जैसे कि कुछ साल पहले मेरे पास जो मोबाइल था उसमें इतनी क्लियरिटी नहीं थी जितनी क्लियरिटी आप आज देख रहे हो। आज जो कैमराज आ रहे हैं वो एडवांस है, लैपटॉप्स आ रहे हैं वो एडवांस है, टीवीज आ रहे हैं वो एडवांस है। उससे क्या होता है, सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। अंडरस्टूड? सो जैसे जैसे क्या होता है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, प्रोडक्शन एफिशिएंट हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है,
एंड इट हेल्प्स टू द सप्लाई। वैसे ही अगर टेक्नोलॉजी का कुछ एडवर्स इफेक्ट हुआ देन इट अफेक्ट्स टू द सप्लाई ऑल्सो। समझ रहे हो कि एडवर्स कुछ हो रहा है तो टेक्नोलॉजी की वजह से एडवर्स भी हो सकता है। सो देयर इज़ अ बोथ वे, बट नॉर्मली पॉजिटिव हो जाता है दैट टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू इंक्रीज द सप्लाई। इसके बाद आता है कॉस्ट। देखो सप्लायर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कॉस्ट। अगर मैं कुछ प्रोडक्ट बना के मेरा कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो रहा है, मार्केट जो प्राइस आ रहा है उससे कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा? बताइए मुझे। नहीं करेगा। क्या कर देगा? बंद कर देगा प्रोड्यूस करना। कि मेरा जो कॉस्ट है वो ही रिकवर नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूँगा? उसके बाद जो कॉस्ट है वो डिटरमाइन करता है मार्केट में सप्लाई कितना जाएगा। आपको एक एग्जांपल बताओ, जो मैंने आपको डिमांड के वक्त दिया था कि अगर मेरे पास 100 रुपया है और कुछ प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपया, तो कितना मैं ले सकता हूँ? 10 ले सकता हूँ, 10 क्वान्टिटीज़ परचेज करता हूँ। वही प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ के अगर 20 रुपया हो गया तो मैं कितना खरीद सकता हूँ? 5। सीधा मेरा कम हो गया, आधा हो गया। यही बात सप्लाई के साथ होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल। जब प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल खरीदेगा और उसका कॉस्ट बढ़ा हुआ रहेगा, प्राइस बढ़ा हुआ रहेगा, तो वो आधा खरीदेगा, तो वो सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस कैसे करेगा? ऑब्वियसली उसका क्वांटिटी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हेलो, आर यू गेटिंग मी? कॉस्ट का मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, अगर हम लोगों ने प्राइस बढ़ा दी ना तो कस्टमर परचेस नहीं करता है। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर इन द मार्केट, उसके साथ वैसे होता है। मैं आपको एक प्रोडक्ट बताता हूँ कि पिछले कई सालों से उसका प्राइस सेम है। एक नहीं, 2 बताऊंगा। सबसे पहला है पार्ले जी। जो ऐसा कोई भी नहीं रहेगा मुझे लगता है कि जिसने पार्ले जी खाया नहीं होगा। देखिए उसका प्राइस कांस्टेंट है, वो लोग प्राइस नहीं बढ़ाते हैं। वेराज दूसरे जो बिस्किट है ना उसके प्राइस बढ़ते हैं, लेकिन पार्ले जी का प्राइस नहीं बढ़ता है। पिछले कई सालों से पार्ले जी का प्राइस कितना है? 5 रुपया है। समझ रहे हो आप? ये क्या हो रहा है? मतलब कॉस्ट तो बढ़ता रहेगा ना, हर एक चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है। पेट्रोल का बढ़ रहा है, शुगर का बढ़ रहा है, देन गेहूँ आटा वगैरह जो भी चीज़ उनको लगती है उसका प्राइस बढ़ रहा है। जिस पे पैकिंग होती है वो प्लास्टिक का बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है, सैलरीज बढ़ रहा है। फिर भी इन लोगों को कैसे वो प्राइस पे बढ़ रहा है? क्या आपको ये एक बात ध्यान नहीं दी आपने? प्राइस सेम है लेकिन पार्ले जी का साइज छोटा होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट में उतना क्वांटिटी देना पॉसिबल नहीं। सो दे स्टार्टेड श्रिंकिंग देयर प्राइस, साइज। जो पहले मान लो 15 बिस्किट आता था, आज की डेट में 10 ही आ रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो ये क्या हो रहा है, वो कॉस्ट में वो उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसलिए वैसे कर रहे हैं। ठीक है। तो दूसरा प्रोडक्ट आप बोलोगे कौन सा है? दूसरा प्रोडक्ट आपको कमेंट में बताऊंगा। आपको दूसरा प्रोडक्ट सोच के मुझे बताना है कैसा कौन सा प्रोडक्ट है जो पिछले कई सालों से वही प्राइस पे। आई गारंटी यू हर एक के घर में वो प्रोडक्ट है, हर एक जन वो यूज़ करता है, गारंटी। तो आपको सोचना है कि वो कौन सा प्रोडक्ट है कि जिसका पिछले कई सालों में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ा है लेकिन प्रोडक्ट का उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाया। हाँ, ये होगा कि उन्होंने उसका क्वांटिटी कम किया होगा लेकिन प्राइस नहीं बढ़ाया। तो आपको वो सोचना है कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ा है लेकिन उन्होंने क्या किया? प्राइस सेम रखा है। तो आपको पता चला कि कॉस्ट बढ़ने की वजह से क्या इफेक्ट होगा? सप्लाई इफेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? नंबर ऑफ फैसिलिटी दैट वी आर यूजिंग नाउ। जैसे कि आप मेरा ये जो वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे अगर देख रहे हो, दैट इज ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। जियो के आने के बाद ही हम लोग इतने ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने लगे क्योंकि डेटा सस्ता हो गया। एग्री विथ मी? इससे पहले 1 GB के लिए शायद मुझे लगता है मैं जब कॉलेज में था तो 350, 400, 500 रुपये डेटा के लिए लगता था 1 GB के लिए। आज तो हम लोग 500 रुपये में दिन का 2 GB यूज़ कर रहे हैं, थैंक्स टू द जियो। उसके लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा, थैंक्स तो बोलना पड़ेगा कि उसकी वजह से जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जो हम लोग सोशल मीडिया की तरफ चले गए, वो बहुत हेल्प हुआ। नहीं तो आज मुझे एक बात बता दीजिए, कोविड जो सिचुएशन चल रहा है, कोविड में हम लोग सब लोग सोशल मीडिया बोलने से अच्छा ऑनलाइन चले गए। अगर डेटा उतना ही महंगा होता तो क्या हम लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो पाते थे? हेलो, समझ रहे हो आप? नहीं हो पाते थे। दिन 1 GB अगर 350 में मिलता तो हमारा 1 GB तो एक मीटिंग में ही ख़त्म होता है। एक लेक्चर ले लिया ऑनलाइन, स्कूल ने कॉलेज ने, ख़त्म 1 GB। तो एक लेक्चर के लिए 350 रुपये किसको परवड़ने वाला था? नहीं परवड़ता था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ होना या अवेलेबल होना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सप्लाई के लिए। ये मान के चलो कि रोड ही ख़राब है, मेरे पास पेरिशेबल गुड है, एज्यूम करो पेरिशेबल गुड है। जैसे कि आज की डेट में मुंबई से पुणे जाने के लिए मुंबई से 3 साढ़े 3 घंटे में पहुंच जाते हैं, 3 घंटे पकड़ लो।
लेकिन कुछ साल पहले जब ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे नहीं था तब उसी के लिए 7-8 घंटे लगते थे। अंडरस्टूड? वैसे ही हर एक पूरे इंडिया में वैसी है, जो नेशनल हाईवेज बनाए हुए हैं जिससे जो टाइम कंज्यूम ट्रैवलिंग का था वो कम हो गया है। दैट बेनिफिट्स टू द प्रोड्यूसर कि वो लोग बहुत सारी जगह पे बाय रोड सप्लाई कर सकते हैं। अभी रेलवे ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ हो गया है, एयर ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ हो गया है, इससे क्या हो गया, मोबिलिटी बढ़ गई और हम लोग सब जगह पे क्या करने लगे, प्रोडक्ट्स सप्लाई करने लगे। जैसे कि एनर्जी, पहले बहुत सारी जगह पे था कि एनर्जी नहीं सप्लाई होती थी, मतलब 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे। आज हम लोग थैंकफुली 24 घंटे हमारे यहाँ पे बहुत जगह पे बिजली अवेलेबल है। तो इसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन पे होगा कि मान लो कि मेरी कंपनी है गुजरात में, कोई जगह पे है जहाँ पे दिन के 10 घंटे पहले बिजली आती थी, उसके बाद नहीं आती थी, तो मैं प्रोडक्शन कितने टाइम कर सकता हूँ, 10 ही घंटे। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, मतलब जो एनर्जी कंजम्पशन या अवेलेबिलिटी है वो अगर 24 घंटे कर दी, मैं प्रोडक्शन 24 घंटे कर सकता हूँ। बट ऑब्वियस है, जो 10 घंटे में प्रोडक्शन होगा और 24 घंटे में होगा वो डबल से भी ज़्यादा होगा। सो द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अफेक्ट अ लॉट टू द प्रोडक्शन आइदर सप्लाई। जैसे कि 2 चीज़ें आपको नीचे भी दिख रही है, रेलवेज, एनर्जी, एजुकेशन, देन हॉस्पिटलिटी। अभी आप बोलोगे हॉस्पिटल का और प्रोडक्शन का क्या लेना देना, हो सकता है ऐसे सोच सकते हो। एजुकेशन का ठीक है भाई, पढ़ लिख के बच्चा होशियार बनेगा और प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, इंक्रीज़ करेगा, कुछ तो नया इन्वेंट करेगा। बट हॉस्पिटल का क्या लेना देना। देखो, जब जो वर्कर है हेल्दी रहेगा तभी प्रोडक्शन अच्छा कर पाएगा। अगर वो अनहेल्दी है, बीमार है, इट विल अफेक्ट टू द प्रोडक्शन। समझ रहे हो आप? हेंस द हॉस्पिटलिटी फैसिलिटी, आइदर मेडिकल फैसिलिटी शुड बी प्रॉपर, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अच्छा होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा। उसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। देखो, देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज़। कौन सा है? फॉरेन पॉलिसीज़, सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा भी बहुत है, टैक्सेशन पॉलिसीज़ है। जैसे आज की करंट डेट की सिचुएशन ले लेते, कोविड सिचुएशन है, ठीक है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी क्या निकाला है, मास्क चाहिए कंपलसरी, सैनिटाइज़र यूज़ करो। तो मुझे बताओ ये दोनों का सप्लाई कितना बड़ा है, मजबूत। देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज एग्जिस्ट, मतलब नए कंपनीज ने क्या कर दिया, सैनिटाइज़र का प्रोडक्शन कर दिया, बहुत सारी कंपनी ने मास्क का प्रोडक्शन कर दिया। समझ रहे हो आप? तो इसकी वजह से हैंड वॉश उसका यूज़ इंक्रीज़ हुआ। ये किस लिए हुआ? गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने कंपल्शन कर दिया, विदाउट मास्क मिलोगे तो फाइन, पहनना ही पड़ेगा। गेटिंग में? जैसे गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों का टैक्सेशन कम कर दिया तो उससे क्या होगा, प्रोड्यूसर के पास पैसा ज़्यादा बचेगा एंड ही कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ द प्रोडक्ट। उसके अगेंस्ट अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस पॉलिसी बढ़ा दिया तो मोर ऑफ द प्रॉफिट, इधर इनकम जो है गवर्नमेंट जो प्रोड्यूसर का, वो अगर टैक्स में चला गया, ऑब्वियसली ही विल लेफ्ट विद द लेस अमाउंट ऑफ मनी और उसकी वजह से वो कम प्रोड्यूस कर पाएगा। सो गवर्नमेंट पॉलिसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन एंड देन आफ्टर फर्दर सप्लाई। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो सप्लाई कहाँ से होगा? सो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट, प्रोडक्शन, और उससे क्या होने वाला है, सप्लाई। सो दीज आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इससे अलावा भी बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, उसका इम्पैक्ट हमारे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन की वजह से सप्लाई पे होगा। इसके बाद आता है नेचुरल कंडीशंस। देखो, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो बोल रहे हो एग्रीकल्चर पे होता है ना, बाकी पे तो नहीं होता ना। बट बॉस, मेजर प्रोडक्ट्स का जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से आता है। ये शर्ट पहना है, कॉटन एग्रीकल्चर से आया है। आर यू गेटिंग मी? तो ये सारी चीज़ें क्या है, डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। खाना नहीं खाओगे तो कहाँ से प्रोड्यूस करोगे? बिना खाना खाए कोई ऑफिस जा सकता है, काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। सो मेजर पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज डिपेंड ऑन द रेन। खासकर इंडिया में आज की डेट में भी 70% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द रेन, हार्वेस्टिंग के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। तो जब बाढ़ आती है, साइक्लोन आता है, नंबर ऑफ थिंग्स, कैलमिटीज़ आ जाती है, उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन इफेक्ट होता है और प्रोडक्शन की वजह से सप्लाई इफेक्ट होता है। जैसे कि हम लोगों ने कुछ महीनों पहले देखा है। अभी आपको इसका एक एग्जांपल बता दो सप्लाई का। सप्लाई की वजह से प्राइस बहुत डिटरमाइन करता है या फ्लक्चुएट होता है। एक 15 दिन पहले की बात है, जो धनिया आता है, धनिया का एक बंच का प्राइस 60 रुपये हो गया था, क्योंकि वो 2 दिन में क्या हुआ था, बारिश हुआ था बीच में, पता है? अभी कुछ दिनों पहले बारिश हुआ, उसकी वजह से धनिया बहुत जगह पे ख़राब हुआ और जो मार्केट में आया वो क्वांटिटी में कम आया। तो जब सप्लाई कम होता है तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है। समझ रहे हो आप? जब सप्लाई कम होता है प्राइस इंक्रीज हो जाता है। और उसके कुछ दिनों बाद, जैसे कि कल मैं जब मार्केट में गया था, तो मतलब मैं वाशी होलसेल मार्केट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे धनिया 5 रुपये में था।
जस्ट इमेजिन द प्राइस डिफरेंस, 5 और कहाँ पे, 60 कहाँ पे, होलसेल मार्केट की बात कर रहा हूँ। ये क्यों? बिकॉज ऑफ ओनली सप्लाई, कि सप्लाई जब कम होगा प्राइस ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा रहेगा तो प्राइस डाउन हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऐसा है कि आप उसको रखें कि ठीक है आज प्राइस अच्छा नहीं है, मैं मेरे पास रखूँगा, कल बेचूंगा। धनिया एक दिन घर पे रखोगे तो दूसरे दिन वो 2 रुपये में या 1 रुपये में भी कोई नहीं खरीदेगा, ख़राब हो जाएगा। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा बहुत बार होता है दैट दे नीड टू सेल इट एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सपेक्टेशन। बहुत बार ऐसे होता है कि एक्सपेक्टेशन के फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, हेलो, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तब जाके सेलर क्या करता है, अपने पास रख देता है प्रोडक्ट, क्या करता है, स्टॉक करता है। और जब उसको लगता है कि नहीं फ्यूचर में जाके इसका प्राइस कम होगा तो वो जो भी अवेलेबल है फटाफट भेज देता है। एग्जाम्पल कि कोविड में शुरू में क्या हुआ था, सैनिटाइज़र महंगा था, 500 रुपये का 500 ml था, फिर 250 हुआ, फिर आज की डेट में कि 5 लीटर का कैन हमको 300-400 में भी मिल जा रहा है, 5 लीटर का। क्यों हुआ ये? सप्लायर ज़्यादा हो गए, सप्लाई ज़्यादा हो गया, ऑब्वियसली प्राइस डाउन हो गया। शुरू में सप्लाई कम था तो प्राइस अप था। वैसे ही अगर कोई प्रोड्यूसर का अगर एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में जाके इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है, मैं क्या करता हूँ, फ्यूचर में जाके बेचता हूँ, तो वो स्टॉक करेगा, मतलब क्या करेगा, सप्लाई कम करेगा। एंड इफ ही थिंक्स दैट कि ये प्रोडक्ट फ्यूचर में जाके इसका प्राइस बहुत कम होने वाला है, इसकी डिमांड कम होने वाली, तो वो क्या करेगा, सप्लाई ज़्यादा करके उसको सेल कर देगा। सो सप्लाई अफेक्ट्स ड्यू टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्रोड्यूसर। इसके बाद आता है अदर फैक्टर्स, देयर आर नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट द सप्लाई, बट ये जो मेजर थे, इसके अलावा ये सारे हैं। क्या है? नेचर ऑफ द मार्केट, ओलिगोपोली है, मोनोपोली है, नेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, कैसे है, डिपेंडिंग ऑन दैट द सप्लाई गेट्स डिटरमाइंड। अगर नेशनल मार्केट है तो उस हिसाब से देगा वो प्रोडक्ट कि ठीक है यहाँ पे नेशनल मार्केट है, लोकल मार्केट है, ठीक है यहाँ पे 500 की अवेलेबिलिटी, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द मार्केट द सप्लाई गेट्स डिटरमाइंड। उसके बाद रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द गुड, ठीक है मेरा प्राइस 10 रुपया है, लेकिन सामने बाजू वाले ने अगर वो 8 रुपये में बेचा तो ऑब्वियसली द पीपल विल डिमांड फ्रॉम हिम। तो अगर डिमांड ही सारी उसके पास चली गई तो मैं सप्लाई करके क्या करूँगा? आर यू गेटिंग मी? तो मेरा सप्लाई जो मेरा कंपटीटर है उसके प्राइस के ऊपर भी क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से सप्लाई कैसे अफेक्ट होता है कि मान के चलो कि अभी अल्फांसो का सीज़न आ रहा है। आज की सुबह की न्यूज़ है, मैंने देखा कि आज पहला अल्फांसो मार्केट में अवेलेबल हुआ, मैंगो की बात कर रहा हूँ। तो अगर इस साल ज़्यादा से ज़्यादा मैंगो अगर एक्सपोर्ट कर दिए तो सप्लाई यहाँ पे कम होगा, हेलो, समझ रहे हो? और एज्यूम करो कि देयर आर नंबर ऑफ अदर कंट्रीज, वो अल्फांसो प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे और वो सक्सेसफुल हो गए और उन्होंने वहाँ का सप्लाई यहाँ पे कर दिया इम्पोर्ट, यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगा। सो एक्सपोर्ट से अगर हमारी कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है तो सप्लाई कम रहेगा हमारी कंट्री में। अगर हमारी कंट्री वही प्रोडक्ट इम्पोर्ट भी कर रही है तो हमारे यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगा। तो सप्लाई डिटरमाइंस ड्यू टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इससे भी हमारा सप्लाई होगा कि मुझे प्रोड्यूस करना है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। लैंड मतलब ज़मीन, कि मुझे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करना है लेकिन ज़मीन ही बची नहीं है तो मैं प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ? नहीं। सो देयर इज अ लिमिटेड स्कोप। लेबर सारे के सारे एम्प्लॉयड है, कोई भी अनएम्प्लॉयड बचा ही नहीं तो मैं प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ? नहीं। एंटरप्रेन्योर्स, मार्केट में एंटरप्रेन्योर्स की कमी पड़ गई, जब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आ गए तो वो सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं। देखो दीज आर द वाइस वर्सा थिंग्स कि लैंड बहुत अवेलेबल है तो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लेबर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो उनको लेके हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। दीज आर द थिंग्स। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है ज़्यादा, आई कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी नहीं है तो प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज, और एक प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा तो सप्लाई कहाँ से इंक्रीज होगा? आर यू गेटिंग मी? ठीक है। इसके बाद क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई, द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टोटल चैप्टर। क्या है? व्हाट इज द लॉ ऑफ सप्लाई? दिस लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई। इन दोनों के बीच का रिलेशन है। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या था? प्राइस एंड डिमांड का था। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या रहेगा? प्राइस एंड सप्लाई का रहेगा। सो लेट्स लुक एट द थिंग अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल। देखो फर्स्ट चैप्टर से आप ये नाम सुनते आ रहे हो और मैंने आज तक आपको नहीं बताया कि अल्फ्रेड मार्शल कौन है, तो मुझे लगा कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फ्रेड मार्शल है कौन। ठीक है, तो ये भाई साहब है अल्फ्रेड मार्शल। जन्म हुआ था 1842 में और मृत्यु दिनांक है उनकी 1924। उनका सबसे फेमस बुक था जिससे कि इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट रिवील कर दिए थे, वो था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब पब्लिश किया था? 1890 में। ठीक है,
तो बहुत सारे चैप्टर में हमको उनका नाम आ रहा था, लेकिन मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि आपको ये बताना ज़रूरी है। तो क्या कह रहे हैं अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड एंड लोअर इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब क्या है, एज द प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, एज द प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस। यही बोला है इन अ सिंपल वर्ड। क्या, एज प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, एज द प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस। मतलब प्राइस और सप्लाई में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हेलो, कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। मतलब एक ऊपर जाएगा तो दूसरा भी ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा तो दूसरा भी नीचे आएगा। वेयर एज डिमांड, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज इनवर्स। मतलब जब प्राइस कम नीचे जाता है तो डिमांड ऊपर जाता है, और जब प्राइस ऊपर जाता है तो डिमांड नीचे आता है। समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको समझना चाहिए। समझ में नहीं आया तो वापस सुनो। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस और डिमांड डिक्रीजेस, whereas the price decreases supply decreases and demand increases। ये आप समझ लो प्रॉपरली और इसको ध्यान में रखो। अगर ये आपको बात ध्यान में नहीं आ रही ना, तो ऊपर में लिंक में आपको एक वीडियो दे रहा हूँ, उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, गारंटी है। ऊपर वीडियो दिया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड प्राइस एंड सप्लाई। ये अगर देख लोगे ना तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि डिमांड सप्लाई और प्राइस का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, ऊपर देख लेना आप। सिम्बॉलिकली इट इज रिप्रेजेंट, ये देखो सिम्बॉलिकली मतलब क्या है, अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमको ऐसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लमेटिक जो आपको क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे सॉल्व होंगे। सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। मतलब क्या, यहाँ पे सब एस इज इक्वल टू सप्लाई, एक्स जो नीचे लिखा है वो कमोडिटी है, एफ इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम, एंड पी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई क्या है वो देखते हैं। कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो ये अजम्पशन मतलब क्या है, ये ऐसी कुछ चीजें होती है, ऐसे अज्यूम करके चलना है। एक्चुअल में नहीं होती है, बट अज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि आप कंक्लूजन पे नहीं आओगे। इसके लिए इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लॉज है, वहाँ पे अजम्पशंस होते हैं। तो ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्ट बनाने की जो कॉस्ट है वो सेम रहेगी, क्योंकि अगर कॉस्ट चेंज हो गई तो हमारा सप्लाई इफेक्ट होगा। मैंने बोला आपको, अगर जो रॉ मटेरियल पहले 10 में मिलता था वो 20 में मिलने लगा, तो मैं क्या उतनी ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाऊंगा? नहीं, आधी हो जाएगी। 100 रुपये ही मेरे पास है, 10 रुपये में मुझे प्रोडक्ट मिलता था, मैं 10 क्वांटिटी परचेस कर रहा था। अभी उसकी प्राइस 20 हो गई, तो मेरे पास कितने प्रोडक्ट आ गए? उसके 5 ही। तो जो काम मैं 10 में प्रोड्यूस कर रहा था वो 5 में होगा क्या? नहीं होगा। सो इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी सेम। क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। ये पहला अजम्पशन है। ठीक है। दूसरा अजम्पशन है कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मैंने जैसे आपको बोला था कि जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगा क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, फास्ट होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक एग्जीबिशन में गया था गोरेगांव में, नेस्को करके एक एग्जीबिशन सेंटर है, वहाँ पे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन लगा था। एंड नंबर ऑफ प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी जो उन्होंने उनकी मशीन्स लगाई थी। तो मैं जब उनसे बात कर रहा था तो मशीन जो थी उसका स्पीड, कि बॉटल जो स्पीड से जा रही थी कि बॉटल आप मतलब अगर उसने बोला ना ये बॉटल पे ध्यान रखना है, तो वो घूमते घूमते आपको पता ही नहीं चलेगा बॉटल गई कहाँ पे। इतने स्पीड से वो काम करती है मशीन से। तो मैंने उनको पूछा कि ये सर, ये बोला ये सब अब यहाँ पे जितनी भी मशीन दिख रही इनसे सबसे हाईएस्ट स्पीड वाली ये मशीन है। तो मतलब बाकी लोगों के पास स्पीड थोड़ा कम वाली है, तो ऑब्वियसली जिसके पास हायर टेक्नोलॉजी वाली मशीन रहेगी तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। आर यू गेटिंग मी? उन्होंने बोला जो 2 साल पहले था ना उसका स्पीड और इसका स्पीड में फ़र्क है। जैसे आपके हाथ में अभी जो मोबाइल है या लैपटॉप है या पीसी है, आप देख सकते हो कि उसकी टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो रही है। एक ज़माना था जो पहला मोबाइल था मेरे पास कैमरा वाला 6600, उसका VGA कैमरा था, मतलब नॉर्मल एकदम फ़ोटो लेता था। लेकिन आज की डेट में कैमराज आर सो एडवांस कि हमें DSLR की ज़रूरत नहीं है। आर यू गेटिंग मी? इतनी टेक्नोलॉजी अगर एडवांस हो जाएगी तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन इफेक्ट होगा। गेटिंग मी? उससे प्रोडक्शन एफिशिएंट हो जाएगा, और इन दैट केस लॉ ऑफ सप्लाई वुड नॉट बी एग्जिस्ट। तो इसके लिए ये अजम्पशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है नो चेंज इन वेदर कंडीशन। मैंने बोला था वेदर कंडीशन चेंज होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इफेक्ट होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इफेक्ट होगा तो उससे प्रोडक्शन इफेक्ट होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल या इनपुट सारा का सारा एग्रीकल्चर से आता है मैक्सिमम। तो अगर वो प्रॉपरली नहीं आएगा तो प्रोडक्शन इफेक्ट होगा, और एज प्रोडक्शन इफेक्ट होगा तो सप्लाई इफेक्ट होगा, एंड वी कुड नॉट एबल टू प्रूव द लॉ ऑफ सप्लाई।
इसके बाद है नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी से जैसे मैंने बोला आपको कुछ कंपल्सन कर दिया तो उसकी वजह से प्रोडक्शन अफेक्ट होगा। अगर गवर्नमेंट ने कल से बोल दिया कि कोई भी मास्क नहीं पहनेगा, मास्क पहनोगे तो फाइन मारेंगे, तो कोई मास्क पहनेगा नहीं। मास्क कोई नहीं पहनेगा तो कोई प्रोड्यूस करेगा नहीं, प्रोड्यूस करना नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा। जब डिमांड नहीं है तो सप्लाई करके क्या करोगे। सो गवर्नमेंट पॉलिसी जो भी रहेगी दैट अफेक्ट्स अ लॉट ऑन द प्रोडक्शन एंड ऑन द सप्लाई। इसके बाद आता है नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। जैसे कि आप देख सकते हो कि पिछले कुछ सालों से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। क्यों? पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस चेंज हुए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए, ऑलमोस्ट डबल हुए पिछले 5-6 साल में। तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ने वाला है। सो यहाँ पे वो एक अजम्पशन करना है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। इसके बाद है प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने बोला था कि अगर मेरे बाजू वाला अगर 8 रुपये में बेच रहे हैं और मैं 10 रुपये में बेच रहा हूँ, ऑब्वियसली द कस्टमर वुड गो टू देम और उनसे मांगेंगे, उनसे खरीद लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, अदर गुड्स के प्राइजेस कांस्टेंट रखना है ताकि हमारा सप्लाई कांस्टेंट रहे। हेलो, हमारे पास जो डिमांड आ रहा है वो कांस्टेंट रहे, इसीलिए अदर प्रोडक्ट्स के प्राइजेस क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद है नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। प्रोड्यूसर को कभी नहीं लगना चाहिए कि आगे चल के इस प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ने वाले, तो क्या करेगा, अभी नहीं बेचेगा, फ्यूचर का वेट करेगा। तो ये नहीं होना चाहिए, हेंस द नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये एक हमारा अजम्पशन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जम्पशंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। एग्जम्पशंस क्या हो सकते हैं कि जहाँ पे ये लॉ एग्जिस्ट नहीं करता या वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली, वो है पहला तो है सप्लाई ऑफ लेबर। देखो लेबर के साथ क्या होता है, उसको एक पर्टिकुलर सैलरी ऑफर होता है। मान के चलो कि मेरा सैलरी आज के डेट में 1 लाख रुपया है और मैं दिन के 8 घंटे काम करता हूँ। मेरे प्रोड्यूसर ने या मेरे जो एम्प्लॉयर है उसने बोला कि एक काम करो, 12 घंटे काम करो, मैं तुमको 2 लाख देता हूँ। मैं खुश हुआ, यार सैलरी डबल हो रही है, चलो काम करते हैं, 2 लाख। कुछ दिनों बाद वापस वो आया और मुझे बोला एक काम कर, 16 घंटे काम कर, मैं तेरे को 3 लाख देता हूँ। मैं बोलूँगा 2 लाख में मैं खुश हूँ, 16 घंटे काम करके सिर्फ 4 घंटे बचेंगे, 8 घंटे बचेंगे, उसमें सोऊंगा क्या, खाऊंगा क्या, पीऊंगा क्या, बाकी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो ये पैसे का मतलब क्या है। इन दैट केस मैं क्या बोलूँगा, बॉस आई एम हैप्पी विथ 2 lakhs, ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मेरे में ऐसे कुछ और लोग रहेंगे, वो शायद बोलेंगे ठीक है चलो हम लोग करते हैं। तो जो 100 लोग एग्री हुए थे डबल 12 घंटे काम करने के लिए, जब 16 घंटे की बात होगी तो शायद उसमें से 30 ही लोग जाएंगे। दैट मीन्स मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ, एज द लेबर वेज रेट इंक्रीजेस द सप्लाई को बेंड्स अगेन बैकवर्ड। लेबर का सप्लाई का वैल्यू बोलेगा 2 लाख मिल रहा है, अच्छी खासी अमाउंट है, थोड़ा इंजॉय भी करूँ, थोड़ा शांति से भी रहूँ, इन दैट केस इट अफेक्ट्स अ लॉट। तो यहाँ पे ये जो एग्जम्पशंस है लॉ ऑफ लेबर सप्लाई का, वो यहाँ पे काम नहीं करता है लॉ ऑफ सप्लाई का। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, एज प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, एज प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस। तो अगर आप 2 लाख की जगह वो बोला कि मैं 6 लाख दूंगा, 24 घंटा काम कर, कोई करेगा क्या, नहीं करेगा, पॉसिबल भी नहीं होगा। सो ऑलवेज यहाँ पे वर्क नहीं करेगा कि आज वेज रेट इंक्रीज कर दो वो ज़्यादा काम करेगा, नहीं करेगा। ही हैज सर्टेन कैपेसिटी, ही इज़ नॉट अ मशीन, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, ही नीड्स अ रेस्ट। यहाँ पे वर्किंग आवर्स नहीं बढ़ेंगे, एक लिमिट ही होगा, वही तक ही वो क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। सो दिस इज द एग्जम्पशन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। दूसरा आता है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। देखो आपको जैसे मैंने बोला कि प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, आपके पास 1 एकड़ खेती है जिसमें कि आपको 10 गोनी का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब 10 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन प्राइस इंक्रीज होगी मार्केट में। ठीक है, आप कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉटन का 1 क्विंटल का भाव है 10,000 रुपया, लेकिन मार्केट में उस साल 20,000 रुपये भाव चल रहे हैं, तो आप फटाफट कॉटन जाके प्रोड्यूस करोगे क्या, हेलो, नहीं ना, पॉसिबल है नहीं। सो एग्रीकल्चर कमोडिटीज के साथ वो नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि धनिया का भाव 5 रुपया है, तो वो एग्रीकल्चर जो भी है फार्मर, वो बोल सकता है क्या, नहीं मैं आज नहीं बेचूंगा, आज बहुत भाव कम है, 60 रुपया होगा तब मैं आऊँगा, नहीं बोल सकता, बिकॉज ही इज़ प्रोड्यूसिंग अ पेरिशेबल गुड। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो प्राइस है उसके ऊपर बेचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी दुर्दशा है हमारे देश की कि एग्रीकल्चर यहीं पे सफ़र करता है, हमारी नहीं, बहुत जगह पे वैसे ही है, तो वो सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेरिशेबल गुड है। भले ही उसका रहे कि अनपेरिशेबल भी रहेगा, तब भी जाके देयर आर नंबर ऑफ अदर ड्रॉबैक्स कि उसकी वजह से उसको वो बेचना पड़ता है। उसके पास स्टॉक करने के लिए जगह नहीं है,
ही हैज़ टेकन अ लोन जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, उसको किसी और को देना है। समझ रहे हो आप, किसी ज़मींदार या जो भी है लैंडलॉर्ड्स या मनी लेंडर्स, उनसे लिया हुआ पैसा है जो कि मांग रहे हैं। जैसे ही वो खेती काटने के बाद वो बेचते हैं, फ़ौरन उनको चाहिए, तो वो स्टॉक नहीं कर सकते, रुक नहीं सकते, इमीडिएटली उनको क्या करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। हेंस ये जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है, इसके साथ लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करता। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस। एग्रीकल्चर का सप्लाई फ़ौरन हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते, देयर इज़ अ लिमिटेशन टू इट, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बनने के लिए टाइम जाता है। उसके बाद है अर्जेंट नीड ऑफ कैश। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे अर्जेंट नीड है, उस वक्त मैं क्या करूँगा, जो भी प्राइस मिल रहा है बेच दूंगा। कोई भी प्रोडक्ट रहे, कोई भी प्रोडक्ट के साथ ऐसे हो सकता है, नॉट ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर के साथ तो बहुत होता है, उसका मेजर पार्ट उसका है कि बहुत बार उन्होंने लोन लिया होता है फार्मर ने, मनी लेंडर से, किसी और से, उनको रीपे करने के लिए अर्जेंट उसको बेच के उसको रीपेमेंट करना होता है। तब जाके वो क्या करते, देखते नहीं प्राइस क्या है क्या नहीं है, दे सेल इट। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करेगा। इसके बाद आता है पेरिशेबल फूड। जैसे मैंने बोला, धनिया का आपको एग्जांपल दिया, नहीं रख सकते हो, स्टॉक नहीं कर सकते, तो जो भी प्राइस है उसमें क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, अनलेस आपको पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे देख लो आप, बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दिखे हैं यहाँ पे। वेजिटेबल्स है, देन फ्रूट्स है, देन फिश, मटन मच्छी वगैरह ये सब जो है, नंतर बेकरी प्रोडक्ट्स है, उसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स है, सॉरी बेकरी प्रोडक्ट बोला, डेयरी प्रोडक्ट्स है। तो ये सारी चीज़ें क्या 2-3 दिन में ख़राब होने वाली है, तो उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन सस्टेन कर सकते हैं। उसके बाद हमको जो भी प्राइस मिले उस पर उसको बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा, वर्क नहीं करेगा। एंड लास्ट वन इज रेयर आइटम्स। जैसे कि रेयर आइटम्स बोले तो एंटिक चीज़ें वो रेयर रहती है ना। जैसे कि मेरे पास एक कैमरा है याशिका का, 22-25 साल पुराना रहेगा, तो वो कैमरा अभी बनता नहीं है, दैट इज़ एंटिक पीस। उसका प्रोडक्शन बढ़ाना रहेगा तो बढ़ा सकते हो, नहीं, कैसे बढ़ाओगे, नहीं बढ़ेगा। जैसे कि आज के डेट में बोले तो यामाहा RX100 बाइक थी बहुत पुरानी, जो सीखने के वक्त वही यूज़ की थी, तो आज की डेट में वो नहीं है, उसका प्रोडक्शन नहीं है, तो वो रेयर आइटम्स में चले जाते हैं। इन दैट केस अगर प्राइस उसका ज़्यादा भी है, हम लोग उसको ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कि MF हुसैन की पेंटिंग या दा विंची की पेंटिंग वगैरह, ये सारी जो एंटिक जो पुरानी चीज़ें है जिसको बनाया गया है, उसको आज वापस नहीं बना सकते। ऐसी चीज़ों को लिए लॉ ऑफ सप्लाई अफेक्ट नहीं करता। उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए, उसका सप्लाई नहीं बढ़ सकता है। सो रेयर आइटम्स भी क्या है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई है। इसके बाद हम लोग एक पार्ट देखेंगे जो कि है वेरिएशन इन सप्लाई, कैसे होता है, हाउ द प्राइस, हाउ द अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट द सप्लाई, वो क्या है, कैसे होता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। वेरिएशन सप्लाई में पहले हम लोग देखेंगे एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। एक्सपांशन मतलब क्या, बढ़ना, सप्लाई बढ़ना। कौन सी चीज़ों से सप्लाई बढ़ सकता है, क्या है उसके लिए इम्पैक्ट, एंड हाउ द डायग्राम गेट्स डिफरस। ठीक है। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई रिफर्स टू द राइज इन क्वांटिटी सप्लाई। देखो ध्यान से सुनो इसके आगे की बात, ड्यू टू राइज इन द प्राइस। क्या बोल रहा हूँ, ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो यहाँ पे एक्सपांशन है, वैसे इंक्रीज इन सप्लाई भी आएगा आगे, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। एक्सपांशन कब बोल रहा हूँ, जब राइज इन प्राइस है, वेराज अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स में क्या आएगा, नंबर ऑफ थिंग्स हम लोगों ने देखे ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, प्राइस, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ वगैरह वगैरह सब जो देखे ना, दोज डिटर्मिनेंट्स, इसके यहाँ पे अदर फैक्टर्स वो है। ठीक है। एक्सपांशन इन सप्लाई लीड्स टू एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द सेम सप्लाई कर्व ड्यू टू राइज इन प्राइस। क्या है समझ में आएगा, देख लो यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से आपको बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, चलो सबके नाम डाल देते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड, और ये आ गया ओ। अभी आप देखोगे P, P1, Q, Q1, Q लिखा है, इनिशियल प्राइस इज P एंड क्वांटिटी इज Q, ये दिखा। ठीक है। हम लोगों ने क्या बोला है, देखो ऊपर, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस ड्यू टू राइज इन प्राइस, दिखा। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ के कितना होगा, P1, और उसकी वजह से क्वांटिटी कितना होगा, Q1, इंक्रीज हुआ। जब ये दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलने वाला है, सप्लाई कर्व। गेटिंग इट। ये जो हमारा शिफ्ट हुआ है वो पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ गया है, एंड दैट इज अ अपवर्ड मूवमेंट। ऊपर क्या है ना, अपवर्ड मूवमेंट क्या है ना, वही तो बोला है यहाँ पे। दिस इज व्हाट, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई कर्व। समझ में आया, किसकी वजह से, ड्यू टू राइज इन प्राइस।
उसके अगेंस्ट दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, अभी ऑब्वियसली उसके अपोजिट रहेगा। मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई रिफर्स टू द फॉल इन द सप्लाई ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू change in either fall in the price of the commodity whereas other factors remains constant। ठीक है, in this case contraction of supply there is a downward movement of the same supply curve। वही supply curve क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, थोड़ा पीछे आ रहा है। ठीक है, कैसे देखते हैं, x एक्सिस आ गया, y एक्सिस आ गया। x एक्सिस पे है क्वांटिटी सप्लाइड, y एक्सिस पे है प्राइस, और ये रहे हमारे प्राइस और क्वांटिटीज की फिगर। देखो p ऊपर है अभी और q जो है बाहर की तरफ है, राइट साइड में है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा इनिशियल प्राइस और क्वांटिटी का इंटरसेक्शन। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस बोला है, तो प्राइस को कम करना पड़ेगा, P से P1 नीचे लाना पड़ेगा। इन दैट केस क्वांटिटी भी क्या होगा, कम सप्लाई होगा। देखो हमारा लॉ क्या बोलता है, एज द प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस। तो ये क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हुआ। अगर इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे, वी गेट द 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स, जिसको ज्वाइन करने के बाद हमको मिलता है सप्लाई कर्व। ए है जो ऊपर की तरफ है सप्लाई कर्व पे, हम लोगों ने देखा है, देखो लिखा है ऊपर क्या, डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। मतलब कैसे जाएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसे अंदर की तरफ, नीचे की तरफ। और जो पॉइंट है सेकंड वाला, दैट इज़ बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व। समझ में आया, ये क्या था, वेरिएशन इन डिमांड। इसके बाद जो आएगा दैट इज़ अ चेंज इन सप्लाई। हेलो, वेरिएशन इन सप्लाई और चेंज इन सप्लाई। जो वेरिएशंस है वो ड्यू टू प्राइस है, और जो चेंज है वो ड्यू टू अदर फैक्टर्स है। ध्यान से सुनो, वेरिएशंस किसकी वजह से है, प्राइस की वजह से। चेंजेस किसकी वजह से है, अदर फैक्टर्स की वजह से। कैसे, आपको नीचे पता चलेगा। देखो, इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई रिवर्स टू द राइज इन सप्लाई ऑफ अ गिवन कमोडिटी ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस in other factors such as fall in the price of inputs, fall in the tax rate, technological upgradation, etc. whereas the price of the product remained constant। price constant है, other factors क्या हो रहे हैं, change हो रहे हैं। in this case the supply curve shifts to the right of the original supply curve। कैसे, चलो डायग्राम में देखते हैं। ये हमारा x एक्सिस आ गया, y एक्सिस आ गया। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी सप्लाई, वाई एक्सिस पे है प्राइस। तो चलो फिगर्स लिखते हैं। देखो यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, इसलिए प्राइस का जो कर्व है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। कांस्टेंट है ना, चेंज नहीं होने वाला है, तो वो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल रहेगा। हमारा जो पहला है क्वांटिटी दैट इज़ क्यू, वो उसका इंटरसेक्शन यहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने एक पहला डायग्राम निकाला, कर्व निकाला, जो कि एस एस कर्व, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हमने नाम दिया ए। इसके बाद देखो क्या बोला है, फेवरेबल चेंजेस हो गए किसमें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। कौन सा है, रॉ मटेरियल है, प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल है, टैक्स रेट है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ, उसी वजह से क्या हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हुआ, मतलब Q से Q1 हुआ। ये आ गया नया कर्व, ये है SS1, और जो इंटरसेक्शन है उसको हम लोग नाम देते हैं B। यहाँ पे देखो जो शिफ्ट है दैट इज अ राइट साइड है। कैसे है, राइट साइड है, अंडरस्टूड। ये क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, और जो कर्व है इंक्रीज इन सप्लाई कर्व है। वैसे ही डिक्रीज इन सप्लाई का भी कर्व रहेगा, वैसे ही डिक्रीज इन सप्लाई क्यों होगा, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, जैसे कि रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज होना, टैक्स रेट इंक्रीज होना, जो टेक्नोलॉजी वो आउटडेटेड हो जाना, स्ट्राइक ऑफ द वर्कर है, ऐसी सारी चीज़ों से क्या होगा, डिक्रीज इन सप्लाई होगा। इन दैट केस द प्राइस ऑफ द जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं कर रहे। जो वेरिएशन वाला था उसमें प्राइस चेंज हो रहा था, वेयरएज अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रह रहे थे। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रह रहा है, अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, इसकी वजह से सप्लाई कर्व क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। कैसे देखते हैं, चलो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी सप्लाई, वाई एक्सिस पे है प्राइस। ठीक है, हमारा प्राइस क्या है, कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, जो हमारा पहला क्यू है, मतलब पहला क्वांटिटी सप्लाइड है वो राइट साइड है। क्यों, देखते हैं। ये हमारा पहला सप्लाई का आ गया एस एस, जो इंटरसेक्शन है पी और क्यू का वो ए है, और जैसे ही अनफेवरेबल चेंजेस हो जाते हैं क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल बढ़ गया, मैंने बोला था आपको 10 से 20 हो गया,
तो 100 रुपये में कितने प्रोडक्ट खरीद सकूँगा? 5 ही, जो पहले 10 खरीद रहा था, तो प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, Q से क्वांटिटी सप्लाई Q1 पे, मतलब अंदर की तरफ आ रहा है, कम हो रहा है ड्यू टू नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स। और जो हमारा शिफ्ट है SS से SS1 पे चला जाता है, और जो इंटरसेक्शन है वो B आता है, मतलब क्या, लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, हमारा शिफ्ट हो रहा है। अंडरस्टूड? ये क्या था? डिक्रीज इन सप्लाई। सो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी हुई है। दिस ऑल चैप्टर इज नोन एज सप्लाई एनालिसिस। ये सप्लाई एनालिसिस था। देयर आर नंबर ऑफ अदर थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस योर 12th इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज सिलेबस। तो आप क्या करिए, अच्छे से देखिए, जो पहले के चैप्टर है सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में डाले हुए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या कर रहे हैं आपको, नहीं तो क्या हो जाता है, बूस्ट नहीं मिलता है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो चलो आपने यहाँ तक अगर लेक्चर देखा होगा पूरा एक ही वन शॉट में, तो आई रियली थैंक यू ऑल। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर अच्छा लगा तो एक घंटी बजा दो, और कमेंट करना मत भूलना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें उनका उतना फ़ायदा होगा। और आपको मेरे से और कुछ चाहिए, इफ़ यू थिंक देर इज़ सम इम्प्रूवमेंट दैट आई नीड टू मेड इन माई सेल्फ, वो भी बताइए। लेक्चर कैसे लगा, पूरा PPT कैसे लगा, PPT चाहिए, नोट्स चाहिए, जो भी चाहिए कमेंट में लिख दो। आई विल ट्राई टू मेक इट अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।